नमस्कार, कवरेज 18 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज के दिन आपको हम हकीकत बताएंगे पीएम केयर फंड की। एक ऐसा फंड जिस पर लोग ना जाने क्यों सवाल उठाने से कतराते हैं, ना जाने क्यों लोग बात करने से हिचकते हैं, क्योंकि 9,690 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में आए कोरोना काल के दौरान। आपको याद होगा, इसकी तारीख भी आज के दिन हम आपको बताएंगे जब पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड बनाया। तमाम उद्योगपतियों ने, तमाम बॉलीवुड हस्तियों ने इस केयर फंड में पैसे डाले, लेकिन मात्र अभी तक 5300 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। और ये पैसे कहाँ कहाँ खर्च हुए, 5300 करोड़ रुपए, इसकी हकीकत क्या, ये सारी बातें आज के दिन हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर के राणा भी होंगे। राणा, आइए, पीएम केयर फंड की बात आज के दिन हम कर रहे हैं। पीएम केयर फंड एक ऐसा फंड जिस पर लोग बात करने से कतराते हैं, इसकी सच्चाई भी बहुत कम ही लोग को पता है। लेकिन ये पैसे अभी तक कहाँ कहाँ खर्च हुए, इसकी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? राणा, देखिए, इसको लेकर एक जो डेटा हमारे सामने आया है सागर, उसका जिक्र कर देते हैं। जब पिछले साल ये बनाया गया था 2020 में, और ये इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया था कि जनता अपने मन से इसमें डोनेट कर सकती है सरकार की सहायता करने के लिए, कि आखिर सरकार को वो दान कर सकती है कोरोना से लड़ने के लिए। केवल महज 2 महीने में ही 9,690 करोड़ रुपए इस फंड के अंदर इकट्ठा हो गया था, जिनमें से सरकार खर्च करने के नाम पर लगभग आधा ही इसको खर्च कर पाई है। और उसका जो लेखा जोखा है वो मैं आपको दे देता हूं जनता को। 2,000 करोड़ रुपए 50,000 वेंटिलेटर खरीदने पर खर्च किए गए, 1,000 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने के लिए खर्च किए गए, 1,000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों की सहायता करने के लिए दिए गए, जिसको लेकर तमाम सवाल लगातार उठते रहे कि पलायन की तस्वीरों को जो पिछले साल हमने देखा था। 2,200 करोड़ रुपए पहले चरण में वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए इसमें खर्च हुए। यानी कि कुल मिलाकर जो पूरा आंकड़ा निकलकर सामने आता है वो 5300 रुपए का आता है। यानी कि 5,300 रुपए ही खर्च किए जाते हैं इस पीएम केयर फंड की से। लेकिन कोरोना की लड़ाई के लिए उसके बाद राहुल गांधी ने इसको लेकर सवाल उठाया। उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके बाद से बवाल मचना शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने जो अपने ट्वीट में कहा है, उन्होंने कहा है कि पीएम केयर फंड पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि ना तो टेस्ट है, ना हॉस्पिटल में बेड है, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन है, वैक्सीन की कमी है, बस एक उत्सव है जो ढोंग के नाम पर चल रहा है, पीएम केयर्स। और ये सरासर उन्होंने ढोंग बताया है। और ऐसे में अगर इसको ढोंग शब्द ना दे तो फिर क्या दिया जाएगा? जहां 9,690 करोड़ रुपए महज 2 महीने में इकट्ठे हो जाते हो और उनमें से सरकार खर्च ना कर पाए, तो इससे ज्यादा शर्म की बात केंद्र सरकार के लिए और कुछ नहीं हो सकती है सागर। बिल्कुल। और भी आंकड़े आप सुनिए, जिस तरह से हमने जिक्र किया कि आखिर इस पीएम केयर फंड में पैसे कहां कहां से आए। सबसे पहले पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, कहां से आया, ये भी आप सुनिए। सरकारी संस्थाएं, मंत्रालय के अधीन संस्थाएं, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, सरकारी बैंक, CFPPF, सरकारी तेल कंपनियां, सरकारी फाइनेंस कंपनियां, सरकारी शिक्षण संस्थान, जहां से 5,349.04 करोड़ रुपए आए। फिर उसके बाद कॉरपोरेट घराने, निजी संस्थाएं, निजी दफ्तर, निजी बैंक, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह और एनजीओ से आए 4,223.03 करोड़ रुपए। फिर उसके बाद खिलाड़ी, BCCI, फुटबॉल क्लब, फुटबॉल टीम और फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप, जहां से आए 53.33 करोड़। बॉलीवुड स्टार्स, जैसा कि हमने जिक्र किया, टीवी एक्टर और यूट्यूबर, जिन्होंने दिया 37.75 करोड़। फिर उसके बाद इंडिविजुअल, प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबाई ने भी अपनी सेविंग से 25,000 रुपए दिए, और भी जहां से आए पैसे वो थे 26.92 करोड़। और यही राशि कुल मिलाकर होती है 9,690 करोड़। लेकिन कहां कहां खर्च हुए, एक लाइन से जो राणा नीचे बारीकियां मैं बता देता हूं। देखिए, कहां कहां खर्च किए गए उसकी जानकारी मैं दे देता हूं। पीएमओ ने 13 मई 2020 को 3100 करोड़ रुपए खर्च करने की जानकारी दी थी। ये 2020 के मई का आंकड़ा हम बता रहे हैं आपको। उसके अनुसार 2,000 करोड़ रुपए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर खरीदने की बात हुई थी। और साथ ही और उसके बाद देश में सबसे ज्यादा वेंटिलेटर की कमी थी, और कमी अभी भी है। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। वैक्सीन के हालात आपने देखे कि किस तरह से कमी की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। हॉस्पिटल के अंदर बेड की कमी किस तरह से, वो भी आप सबने देखी है। महामारी से पहले तक हर साल महज 3,360 वेंटिलेटर बन रहे थे, और अब जो बाद में खरीदने का वादा किया गया था वो 50,000 का वादा किया गया था। महामारी की दूसरी सबसे बड़ी समस्या प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने को लेकर थी, इसलिए 1,000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए तय किए गए। लेकिन कितनों को दिए गए, कितनों के खाते में वो पैसे पहुंचे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बिहार आप और हम चुनाव में गए थे सागर, तब भी हमने तमाम लोगों से पूछा था, तो उनमें से ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि उनको
कोविड के दौरान या पलायन से घर तक पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई है। तमाम ऐसे लोगों ने बात कही थी। तीसरा, सबसे बड़ी चुनौती वैक्सीन की थी। 100 करोड़ रुपए वैक्सीन की रिसर्च पर खर्च करने की बात कही गई थी, लेकिन इन 100 करोड़ में से कितने रुपए खर्च किए गए केंद्र सरकार के द्वारा इस फंड से निकालकर, ये सरकार ही जानती है। इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। 2 फरवरी 2021 को पीएम केयर फंड के खर्चे के सचिव टीवी सोमनाथन ने बताया कि पीएम केयर फंड के कोरोना वैक्सीन लगाने के पहले चरण में 80% खर्च निर्वहन किया गया, यानी कि उसका जो भी खर्चा आया उसका 80% पीएम केयर फंड से ही निकाला गया। वैक्सीन लगाने के लिए कोई बजट आवंटित नहीं था, इसलिए जनवरी से लेकर मार्च 2021 के बीच कोरोना वैक्सीन लगाने पर तो इन सब में बीच एक अहम सवाल है, जो वेंटिलेटर के खर्चे पर पैसे किए गए हैं, वेंटिलेटर के खर्च पर, क्योंकि वेंटिलेटर पर जो खर्च उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि अगस्त 2020 में एक आरटीआई के जवाब में हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि आंध्र प्रदेश की कंपनी AMTZ और गुजरात की निजी कंपनी ज्योति CNC के बनाए गए वेंटिलेटर्स क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो गए थे। और तो और ये वही कंपनियां जिन्हें पीएम केयर फंड के पैसे पर वेंटिलेटर्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। मतलब कि वो ट्रायल में फेल हो गए और वहीं पर पीएम केयर फंड से पैसे गए। मतलब कि वो, क्या आपको लगता है कि वेंटिलेटर आए होंगे आम जन तक, अस्पतालों तक? अगर वो वेंटिलेटर अस्पतालों तक पहुंच जाते सागर, तो जो कमियां देखी जा रही हैं वो कमी नहीं देखी जाती। बिल्कुल भी जो स्थिति इस समय पर बन रही है वो स्थिति बिल्कुल भी नहीं बनती हो, लेकिन जो स्थिति बन रही है बेहद भयावह है। और दूसरी बात यह कि सरकार ने जितनी बातें कही हैं उनमें से एक भी बातों को पूरा नहीं कर पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस बार कोरोना को लेकर उनके साथ प्रतिकूल स्थितियां हैं। किस तरह से प्रतिकूल स्थितियां कहें? अस्पतालों की कमी है, अस्पतालों में बेड की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीन की कमी है, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, रिकवरी रेट पिछले बार से कम है। इसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते हैं कि स्थितियां जो है वो प्रतिकूल है, तो ये महज झूठ होगा, इसके सिवा कुछ और नहीं हो सकता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि वो झूठ बोलते हैं और वो लगातार झूठ बोल रहे हैं और जनता उस पर भरोसा भी कर रही है। सवाल पूछना होगा, सवाल पूछा जाना चाहिए। पीएम केयर फंड से भी जो पैसा निकाला गया, आपने जिस तरह से ट्रायल की बात की कि ट्रायल हुआ और वो फेल हो गए, अब सोचिएगा अगर वो फेल हो जाते हैं, यानी कि वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचे हैं या वो जनता के काम में नहीं आए, तो उस पैसे का जो बंदरबाट है वो कहां हुआ, किसकी तिजोरी में वो पैसा गया, किसकी जेब में वो पैसा गया, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन इस पर सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं। और आप आज अगर हम सवाल खड़े कर रहे हैं तो आप देखिएगा, हो सकता है कल या परसों में हमसे ही सवाल किए जाने लगे। बिल्कुल, हो सकता है कि सरकार के तमाम नुमाइंदे हमसे पूछें बिल्कुल कि आप ये जानकारियां कहां से ला रहे हैं, आप हमारी पोल क्यों खोल रहे हैं, आप हम पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। क्योंकि शायद अब आप इस तरह की खबरें कम आप देखते होंगे, जो कि वेंटिलेटर पर सवाल उठाए कोई चैनल, या फिर पीएम केयर फंड की बात करे, या फिर मजदूरों के पलायन पर कोई बात करे, या फिर तमाम जो गतिविधियां, चाहे हम चुनावी रैलियों पर हम बात कर रहे हैं जहां पर इस वक्त कोरोना बांटा जा रहा है। जिन 5 राज्यों में गए तमाम नेता कोरोना बांट कर चले आए और अब उस कोरोना के परिणाम सामने आ रहे हैं। रैलियों के दौरान वहां के परिणाम बेशक अभी सामने नहीं आए, लेकिन राना, आखिरी में चलते चलते एक बार दर्शकों से ये भी हमारी अपील करनी बहुत जरूरी है कि कल के दिन संपूर्ण लॉकडाउन रहने वाला यूपी में, वो घरों से बाहर ना निकलें और तमाम सावधानियों के बारे में अवगत कराना होगा। बिल्कुल, कल रविवार है और कल उत्तर प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन है, तो सभी से ये हमारी भी अपील है कि आप घरों से बाहर ना निकलें और उन तमाम गाइडलाइंस का पालन भी करें। घर के भीतर रहकर भी कोई बेहद जरूरी काम होने पर, आवश्यक काम होने पर ही आप घर से बाहर निकले, वरना घर से बाहर ना निकले। जितना बचा जा सके बचें, ताकि इस कोरोना को हराने में सरकार जो काम कर रही है छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि वो राम भरोसे चल रहा है जो भी सरकारें काम कर रही हैं। आपको, हमें अपने स्तर पर काम करना होगा, लॉकडाउन का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा और तमाम वो चीजें करनी होंगी जो गाइडलाइन के तहत की गई हैं, ताकि कोरोना से बचा जा सके और इस कोरोना को हराया जा सके। सागर, बिल्कुल, लेकिन एक बार इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि आखिर पीएम केयर फंड की शुरुआत कब हुई। सबसे पहले ये बना 28 मार्च 2020 को। पीएम केयर फंड के बारे में सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। ये क्यों बनाया गया ये भी आप सुनिए। कोविड-19 से निपटने के लिए फंड बनाया गया ताकि लोग इसमें अपनी इच्छा के मुताबिक डोनेट कर सकें। और फंड में कौन कौन से लोग शामिल हैं ये भी आप सुनिए। पीएम नरेंद्र मोदी जिसके अध्यक्ष हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, सदस्य हैं वो, अमित शाह गृह मंत्री हैं वो भी सदस्य हैं, और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री वो भी सदस्य हैं। लेकिन फंड में डोनेट की गई राशि का इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के तहत छूट क्लेम भी आप कर सकते हैं। ये भी इसमें लिखा गया जो पूरे सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन आखिर ये फंड कहां पे गया, राणा क्या कहना चाहेंगे? एक कमेंट और आया है, पहले उस कमेंट को हम पढ़ लेते हैं।
गौरव वर्तक लिखते हैं कि क्या कोरोना जैसे इतने सीरियस इशू पर भी ये घोटालेबाजी सही है? देखिए, घोटालेबाजी चाहे फिर किसी सीरियस मुद्दे पर हो या फिर नॉर्मल या सामान्य मुद्दे पर हो, घोटालेबाजी किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराई जा सकती है। और रही बात कोरोना को लेकर गंभीरता को, अगर सरकार गंभीर होती तो ये स्थिति होती ही नहीं। सरकार गंभीर है ही नहीं, इसीलिए आज उस स्थिति में खड़े हैं कि कल फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। यानी कि कल पूर्ण लॉकडाउन है उत्तर प्रदेश में रविवार के दिन, यानी कि वीकेंड पर। दिल्ली में आज भी लॉकडाउन है, कल भी रहेगा, सोमवार से चीजें सामान्य होंगी, लेकिन तमाम पाबंदियों के साथ। अगर इस स्थिति में आकर हम खड़े हो जाते हैं तो इससे ये पता लगता है कि सरकारें गंभीर नहीं है। अगर सरकारें गंभीर होती तो इस स्थिति में हम आते ही नहीं, और आज हम इस बात को लेकर चर्चा नहीं कर रहे होते। रही बात घोटालेबाजी की, तो सवाल उठेगा, क्योंकि जिस तरह से पैसा उसमें आया है और जिस तरह से पैसा उसमें खर्च किया जा रहा है, उससे सामने आती है। अगर उसी से निकलकर वेंटिलेटर खरीदे जाते हैं पीएम केयर फंड के पैसे से ही, और वो वेंटिलेटर अगर सही नहीं हो तो उसके बाद सवाल उठना लाजमी हो जाता है। और ये सवाल उठेगा कि आखिर इसका पैसा कहां गया जो 50% के आसपास खर्च हुआ है। उस पैसे का ब्यौरा भी सरकार को देना होगा, और इसलिए देना होगा क्योंकि वो पैसा डायरेक्टली जनता का है। अभी तक टैक्स के द्वारा या बाकी चीजों के द्वारा, लेकिन सरकार राणा कई बार ये कही कि देश अभी घाटे में है, पैसे नहीं है, हमारी इस समय जो अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है। तो क्या इस पीएम केयर फंड का इस्तेमाल, इन तमाम पैसों का इस्तेमाल शायद हो सकता है, हमारा कहना जायज़ ना हो, जो तमाम भक्त हैं उन्हें इन बातों का बुरा भी लग जाए, बीजेपी के नेताओं को मिर्ची भी लग जाए, कि क्या इन्हीं पैसों का हो सकता है कि बंगाल चुनाव में भी इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल, देखिए, मैं ये बात कहने वाला था। ये सरासर झूठ है, सरकार झूठ बोल रही है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जो पैसे की कमी को सरकार बता रही है वो पैसे की कमी है ही नहीं। कमी हुई कैसे? सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि कमी हुई कैसे। पहले दिन से ही सरकार इस बात को चिल्लाने लगी थी कि हमारे पास पैसा नहीं है। क्या पहले दिन से कमी आ गई थी पैसे की? उसके बाद जिस तरह से जनता ने डोनेट किया, और उसका ब्यौरा भी हम रख रहे हैं, जो रिपोर्ट से निकलकर चीजें सामने आ रही हैं, आंकड़े निकलकर सामने आ रही है। अगर इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद भी अगर सरकार अपने हाथ खड़े कर यूं कह दे कि उसके पास पैसा नहीं है, तो ये झूठ के सिवा और कुछ नहीं हो सकता है। रही बात चुनाव की, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो क्या ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी नहीं हो जाता है कि फिर चुनाव पे जो करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, ये पैसा आता कहां से है? बिहार चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च हुआ, बंगाल चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च हुआ, बाकी जो असम, पुडुचेरी और बाकी केरल, इन तमाम राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं उनमें जो करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, या यूं कहा जाए कि पैसे को पानी की तरह से अंधाधुंध बहाया जा रहा है, वो पैसा फिर आ कहां से रहा है? अगर इतनी ही चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या इन राजनीतिक दल के नेताओं को है जनता की और पैसे की बचत करने की, तो फिर जो चुनाव में खर्च किया जा रहा है करोड़ों रुपया, उस करोड़ों रुपए को जनता के लिए भी खर्च किया जा सकता था। उस करोड़ों रुपए को इस कोरोना को भगाने के लिए या इस कोरोना की लड़ाई के लिए भी खर्च किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सत्ता प्यारी है, कुर्सी प्यारी है, और उसी का ये। लेकिन राणा, जो इस समय महंगाई देखी जा रही है पूरे देश के अंदर, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, चाहे हम तेल की बात करें या दाल की बात करें या खाने पीने की वस्तुओं की बात करें, पेट्रोल, डीजल, इस कोरोना काल ने उन दामों को बढ़ा दिया, और ये पूरी राशि जा रही है सरकार के फंड में। चाहे हम तेल की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत उतनी नहीं है जितना महंगा भारत देश में है, देश के तमाम राज्यों में। और इसी के चलते किराया महंगा हो गया। जो लोडेड वाहनें जो सामान को इधर उधर लेकर जाती हैं, जब वो माल ही अधिक महंगे दामों में पहुंचाएंगी अन्य जगहों पर, तो उनमें जाहिर सी बात है कि महंगाई देखी ही जाएगी। बिल्कुल, देखिए, मैं इस बात को लगातार कह रहा हूं कि सरकार पैसे को लेकर जो ढोंग कर रही है, वो कह रही है कि उसके पास पैसा नहीं है, ये बात सरासर झूठ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। सरकार के पास पैसा भरपूर है, पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार के पास। तेल के दाम, जो कच्चा तेल है उसके दाम जो है जमीन पर आ चुके हैं, और उसके बाद जो तेल बिक रहा है बाजार में, जनता तक पहुंच रहा है, वो मूल्य आसमान छू रहा है। उसके बाद भी अगर सरकार कहे कि उसके पास पैसा नहीं है, तो ये मजाक लगता है, ये हास्यास्पद बातें लगती हैं। जनता के द्वारा इतना डोनेट सरकार को किया जा रहा है कोरोना की लड़ाई के लिए, कि अगर उसी पैसे से इस लड़ाई को लड़ा जाए तो भी ये पैसा शायद बच जाएगा, यानी कि ये भी पूरा खर्च नहीं कर पाएंगे और इसकी लड़ाई आराम से लड़ी जा सकती है कोरोना की। लेकिन उसके बाद भी अगर सरकार अपने हाथों को खड़ा करके कह दे कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो ये सिर्फ झूठ है, इसके सिवा और कुछ नहीं है।
लेकिन कोरोना को छुपाने के लिए पिछली बार मोदी सरकार ने मरकज का सहारा लिया था, निजामुद्दीन मरकज, जहां पर लोगों के मामले सामने आए थे। लेकिन अब कुंभ पर बातें उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। आज के दिन मध्य प्रदेश के एक संत की मौत हो गई जो काफी बड़े थे। फिर उसके बाद लगातार आज के दिन 1600 लोगों की अगर जांच हो रही है तो उनमें से 100-200 ऐसे साधु हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। लेकिन उसके बावजूद उस पर आखिर राणा गंभीर विचार क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, जब तक हिंदुस्तान के अंदर राजनीति किसी धर्म को लेकर होती रहेगी तब तक इस तरह की तस्वीरें दिखती रहेंगी। फिर मरकज हो या कुंभ हो, उसको लेकर सवाल उठते रहेंगे। एक बार सत्ता पक्ष उठाएगा, एक बार विपक्ष उठाएगा, लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे। कुंभ को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। मरकज को लेकर सरकार ने ही सवाल उठाया था, सरकार के नुमाइंदों ने सवाल उठाए थे और उसको लेकर एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया था। यानी कि उन 2000 लोगों से सरकार को और पूरे देश को खतरा था। अब 35 लाख 40 लाख हर रोज कुंभ के मेले में नजर आते हैं और उनमें से 500-600 लोग हर रोज कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। उसको लेकर कोई खतरा ना देश को है ना उत्तराखंड को है। यहाँ तक कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब जिस तरह की बातें करते हैं, एक छोटा बच्चा या नासमझ बच्चा भी शायद इस तरह की बातें नहीं करेगा। उनका कहना है कि मरकज और कुंभ को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं, दोनों चीजों में फर्क है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि कुंभ जिस तिथि तक चलना है उस तिथि तक चलेगा, ऐसे ही चलेगा। यानी कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उत्तराखंड की जनता का ख्याल नहीं वो रख सकते हैं, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस कुर्सी पर, जिस सत्ता पर वो बैठे हुए हैं वो बरकरार रहनी चाहिए इस धर्म की राजनीति के सहारे। और उसी धर्म की राजनीति के सहारे बीजेपी हर जगह सत्ता पा रही है। और आप देख लीजिएगा बंगाल चुनाव में भी स्थिति इसी तरह की हो। लेकिन राणा, पलायन पर बात कर लेते हैं। जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं उन तमाम तस्वीरों को समेटे हम जनता के समक्ष हम आते हैं, उन तमाम बातों पर हम जिक्र करते हैं। मुंबई से लोगों की घर वापसी हो रही है और उन लोगों के ट्वीट आ रहे हैं, उनकी कहानियां सामने आ रही हैं। लोगों को ट्रेनों में सीट नहीं मिल रही है राणा, क्योंकि रिजर्वेशन के बिना लोग जा नहीं सकते हैं। बिल्कुल, ट्रेनों पर प्लेटफॉर्म टिकट स्टेशन पर जाने के लिए मिल नहीं रहा है। लोग जुर्माना देकर लोग जा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि शहर से मन भर गया मेरा। जिस शहर ने मुझे सपने दिखाए उस शहर में ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर अब जिंदगी है। कोरोना काल ने ऐसे दिन भी ला दिया। देखिए, ये तस्वीर पिछले साल भी ऐसी ही थी और ये तस्वीर इस साल भी ऐसी ही है। जो सरकारों को एक बेहतर रणनीति बनानी थी वो बेहतर रणनीतियां सरकार बना नहीं पाई हैं। ये सबसे बड़ी दुखद बात है। जबकि कोरोना को लेकर जितनी गंभीरता सरकारों ने दिखाई थी उस गंभीरता को उन्होंने अप्लाई नहीं किया है। अगर उसको लागू कर दिया जाता तो स्थिति ये नहीं होती। लोग पिछली बार भी पलायन करके वापस अपने पैतृक गांव, अपने घर पहुंचे थे और इस बार भी स्थिति ऐसी ही है। इस बार बस थोड़ी सी छूट ये दी गई है कि अभी तक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया है और लोगों ने अभी से निकलना शुरू कर दिया है। तस्वीरें महाराष्ट्र से जिस तरह की निकलकर सामने आ रही हैं और पलायन को लेकर लोग खिड़कियों पर खड़े होकर टंग कर अपने घर की तरफ निकलने के लिए मजबूर हैं। सोचिएगा कि कितनी दुखद उस इंसान के लिए होता होगा जो अपने गांव से, अपने घर को, अपने परिवार को छोड़कर किसी शहर की तरफ निकला था, ये सोचकर कि 2 वक्त की रोटी कमाऊंगा और एक बेहतर जिंदगी जी लूंगा। जब वो उस नौकरी को छोड़कर वापस अपने गांव खाली हाथ लौटता हो और पैरों में छाले साथ लेकर लौटता हो तो क्या गुजरती होगी उस पर, शायद सरकारों को इस बात का अंदाजा तक नहीं है। और अगर अंदाजा होता तो जो तस्वीरें अब बन रही हैं और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं पलायन की, शायद ये तस्वीरें होती नहीं सागर। बिल्कुल, इसीलिए आज के दिन इसको हम नाम दे रहे हैं पलायन एक्सप्रेस। बिल्कुल, पलायन एक्सप्रेस इसको कहना पड़ेगा। पिछली बार की जो तस्वीरें थी वो बेहद डरावनी थी और इस बार जिस तरह से पलायन को लेकर तस्वीरें महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही हैं बेहद डरावनी है। और उन तस्वीरों पर अगर इसको पलायन एक्सप्रेस कहा जाए तो कोई आश्चर्यजनक या अतिशयोक्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, ये लाजमी है। और अगर लॉकडाउन की स्थिति इसी तरह से रही, अभी वीकेंड लॉकडाउन लग रहा है, अगर लॉकडाउन में हम और अधिक स्थिति में आ जाते हैं तो उसके बाद आप तस्वीरें देखिएगा कितनी भयावह तस्वीरें होंगी। हो सकता है कि 2020 का वो पलायन की तस्वीरें एक बार फिर से दोहराई जाए और एक बार फिर से लोगों की स्थिति वही हो, कतारबद्ध लोग सड़कों पर चलना शुरू कर दें, एक बार फिर से उनके पैरों में छाले हो। और ये तस्वीरें दुखद हैं, लेकिन सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसी का सबसे बड़ा नतीजा है कि एक बार फिर से हम लॉकडाउन वाली स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं और कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, मौतों का आंकड़ा आसमान छू रहा है। लेकिन अब आप कुछ उन मजदूरों की कहानी सुनिए जो महाराष्ट्र की उन गलियों से निकलकर अपने शहर की तरफ जा रहे हैं। उनका ये कहना कि शहर ने हमें बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया। कुछ ऐसे शख्स हैं जिन्होंने लिखा कि फिल्म स्टूडियो में मैं काम करता था, मैं गार्ड का काम करता था, लॉकडाउन के दौर ने सब कुछ छीन लिया, महाराष्ट्र ने फिर से वही हालात मेरे सामने ला दिए। एक शख्स राणा ये लिखते हैं कि मुंबई में मैं सुपरवाइजर का काम करता था, लॉकडाउन से खाना पीना मुश्किल हो गया, टिकट नहीं मिला तो 2000 रुपये में फाइन देकर मैं चल पड़ा अपने आशियाने की तरफ।
एक शख्स ये लिखते हैं कि मुंबई में काम ढूंढने आया था पर काम ही नहीं मिला, ट्रेन के इंतजार करते वक्त मेरी आंखें वहां पर बंद हो गई, मुझे नींद आने लगी, कोई आया उनका मोबाइल भी चुरा कर निकाल देखिए लिया। एक चीज और सागर में इसमें बता दूं, मुंबई को वैसे भी माया नगरी कहा जाता है। हजारों लोग हर रोज वहां पहुंचते हैं अपने सपनों को लेकर, उन सपनों को साकार करने के लिए, लेकिन हर कोई साकार कर नहीं पाता है। लेकिन जो स्थिति इस कोरोना की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से बनती हुई नजर आ रही है, या कहें कि वीकेंड कर्फ्यू की वजह से बनती हुई नजर आ रही है, वो स्थितियां और भी दुखद हैं। उसमें इंसान कोशिशें करता है, उनमें इंसान प्रयास लगातार करता रहता है कुछ करने का, अपनी चीजों को सफल बनाने का। लेकिन अब जो स्थितियां ये आ रही हैं और जिस तरह से हार कर सब कुछ वो वापस अपने गांव की तरफ लौटता है, अपने पैतृक घर की तरफ लौटता है, उससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता है। आंखों के सामने जो सपने वो गांव से लेकर चला था, वो सपने वहीं चकनाचूर हो जाते हैं, और खाली हाथ सिर्फ पैरों में छाले लेकर जब वो घर पहुंचता है, सोचेगा स्थिति क्या होगी। ना जेब में पैसा है, ना रोजगार है, और पैरों में छाले हैं वो अलग से। तो इससे ज्यादा नाकामी सरकारों की नहीं हो सकती, चाहे सरकार महाराष्ट्र की हो या फिर किसी भी राज्य की हो या केंद्र की हो। बिल्कुल। तो जिस तरह से आज के दिन क्या है कि देखिए शनिवार का दिन है, एनसीआर में इस वक्त हम खड़े हैं। आज के दिन दिल्ली में क्या है कि कर्फ्यू जैसे हालात हैं, लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए आज के दिन ये सड़कें आपको सूनी दिखाई दे रही हैं। हर रोज जब हम इन सड़कों पर रहते हैं, नज़ारा एक बार मनीष आप दिखाइए, यहाँ पर गाड़ियों की कतारें लगी होती हैं, यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, लोग यहाँ पर चाय की चुस्कियाँ ले रहे होते हैं। लेकिन आज के दिन हालात थोड़े अलग हैं। कल के दिन और भी भयावह मंजर यहाँ पर होगा जब लोग घरों के बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये नोएडा इलाका है, सेक्टर 3 है ये, और लोग यहाँ पर एक भी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि कल के दिन संपूर्ण लॉकडाउन है पूरे यूपी में। राणा, हालात और तस्वीरें थोड़ी बदल नहीं रही हैं कि लग नहीं रहा कि पहले जैसे हालात आ गए हैं? देखिए, हालात, असली तस्वीरें कल दिखाई देंगी, क्योंकि रविवार को उत्तर प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन है। ये असर जो है अभी सिर्फ दिल्ली के वीकेंड लॉकडाउन का असर है कि ये सड़क भी इतनी खाली है और इक्की दुक्की गाड़ियां या फिर इक्की दुक्के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कल जब पूर्ण लॉकडाउन होगा तो ये बात हम जनता को भी बता दें कि हम सुबह 10 बजे से ही एक्टिव होंगे और नोएडा की हर गली का हाल आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लॉकडाउन में स्थितियां क्या है और तस्वीरें किस तरह की है, लोग कितना लॉकडाउन को मान रहे हैं, कितने नहीं मान रहे हैं, और किस तरह से पूरी स्थितियां हैं, वो हम सारी चीजें कल 10 बजे से दिखाना शुरू कर देंगे। हम जनता को अभी से बता रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये पिछले साल की याद दिलाती हैं, और कल की जो तस्वीरें होगी, आप सोचिएगा कल की तस्वीर अगर उसी तरह से सड़कें फिर से सूनी हो जाती हैं, क्योंकि लॉकडाउन है तो होंगी ही, उन तस्वीरों को याद करके आपको 2020 याद आएगा, 24 मार्च के बाद का। और उस समय आप सोचेगा कि किस तरह की स्थितियां सभी ने झेली हैं, और कल भी वही स्थिति होने वाली है। अच्छा, क्यों ना लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं, जो लोग ऑफिस से निकल रहे हैं, जो लोग इस कोरोना काल में इन गलियों में आते हैं काम करने के लिए दफ्तर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामधनी है सर। रामधनी, हालात याद हैं पहले जब हुआ करते थे, जब लॉकडाउन लगा था, वैसी तस्वीरें आपको नहीं नजर आ रही हैं? बिल्कुल वैसा ही तस्वीर नजर आ रही है सर। लॉकडाउन दिल्ली में लगा हुआ है, बट ऐसा लग रहा है जैसे नोएडा में लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन नहीं, लेकिन कल के दिन तो संपूर्ण लॉकडाउन है पूरे यूपी में भी। जी हाँ, बिल्कुल कल के दिन मतलब आज ही ऐसा दिख रहा है। अच्छा, क्या लगता है जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो थोड़ा डर लगता होगा, थोड़ा मन बैठ सा जाता होगा? बिल्कुल डर लगता है लोग, क्योंकि हमारा काम ऐसा है, कस्टमर लाइन में काम करते हैं हम, तो कस्टमर से बात करना पड़ता है, उनका इशू देखना पड़ता है, तो बिल्कुल डर लगता है कस्टमर कैसा है कैसा नहीं है, बीमार है नहीं है, तो बिल्कुल सोच के डर के साथ ही काम करना पड़ता है। फैमिली के साथ रहते हैं, घर पे बच्चे? नहीं, फैमिली हम अकेले रहते हैं, जॉब करते हैं, फैमिली घर पे है। घर पे है तो परिवार के लोगों का फोन आता होगा, बाहर हो, उसका ख्याल रखो। वो बोलते हैं क्यों ऐसा कर रहे हो, जॉब बहुत मिल जाएंगी, चले आओ, घर चले आओ, ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं, बट क्या करें, करना है रोजी रोटी के लिए। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जिस तरह से राम का ये कहना कि हालात और तस्वीरें पहले की तरह हैं, लेकिन ये वो गलियां, ये वो सड़कें जहां पर आलीशान आपको बिल्डिंगें, इमारतें आपको बड़ी बड़ी दिखाई देंगी। इन्हीं बिल्डिंगों में मजदूर आते हैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, यहीं से वो काम करके निकलते हैं। लेकिन वो मजदूर भी आज के दिन आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। उन मजदूरों के भी जहन में डर, कई ऐसे मजदूर जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं, कई ऐसे मजदूर जो अपने घर को भी जा चुके हैं। राणा, फिर कल के दिन संपूर्ण लॉकडाउन, कल सुबह 10 बजे से हम सभी दर्शकों को ये भी दिखाएंगे कि क्या है वाकई में यूपी का हाल, नोएडा का हाल, कितना लॉकडाउन का पालन हो रहा है, प्रशासन कितना मुस्तैद है, पुलिस कितनी एक्टिव है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम कल सुबह 10 बजे से दिखाना शुरू कर देंगे, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम हर एक गली को कवर करें। वैसे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम जितना कवर कर पाएंगे, और मेन जगह जो नोएडा की हैं, उन सारी जगहों का हाल हम जनता तक पहुंचाएंगे कि पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद है,
सरकार की गाइडलाइन का किस तरह से पालन हो रहा है, लोग किस तरह से घरों के अंदर हैं और सड़कें क्या सुनसान है या फिर सड़कों की स्थिति क्या होगी, वो सारी तस्वीरें। अच्छा, कुछ मार्मिक तस्वीरें भी दिखा दे। एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर 5 साल की खड़ी है, जो शायद दिन भर कुछ कबाड़ बेचकर अपने घर ले जाती होगी, उसको बेचती होगी और घर का खर्चा चलाती होगी। इस छोटी सी बच्ची को अंदाजा नहीं है कि पूरे देश में किस तरह से कोरोना भयावह है। शायद अगर कोई प्रशासन का ही नुमाइंदा अगर इन सड़कों से होकर गुजरता, अगर एक्टिव होती है हमारे सरकार की तमाम टीम, तो इन बच्चों को लेकर जाती, इनको पढ़ाती लिखाती, इनका खर्च उठाती। लेकिन ये तस्वीरें बहुत मतलब कि कष्ट देती हैं आत्मा को, अंतरात्मा को। ना, इस बच्चे की तस्वीर देखकर मानो ऐसा लगा कि काश कुछ बेहतर होता देश में। देखिए, मैं पहले से इस बात को कह रहा हूं कि सरकारें सिर्फ भाषणबाजी करती हैं, सरकारें सिर्फ बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें करती हैं। हकीकत ये बच्ची है, उनके भाषणों की कितनी सच्चाई है, उनकी योजनाओं की क्या हकीकत है, वो ये बच्ची है। अगर एक 5 साल की बच्ची अपने कंधे पर एक बड़ा सा थैला लेकर उसके अंदर कूड़ा भरकर अगर सड़कों पर घूमती हुई नजर आती है, तो ये विफलता है सरकार की, किसी और की विफलता नहीं है ये। जिस बच्ची के हाथ में आज कलम होना चाहिए था, किताब होनी चाहिए थी, कॉपी होनी चाहिए थी, उसके हाथ में अगर एक झोला थमा दिया जाता है वो भी कूड़े का, तो इससे सरकार की विफलता है। यानी कि सरकार अपनी योजनाओं को उस तरह से लागू नहीं कर पाई है जिस तरह से वो होनी चाहिए थी। क्यों ना एक बार ये भी जानने की कोशिश करें कि इस लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल के दौरान, ये जो तमाम यहाँ की बिल्डिंगें हैं, यहाँ पर लोग बैठे हैं और किस तरह से गाइडलाइनों का पालन हो रहा है और कितना ये लोग अपने आप को देखिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनके चेहरे पर मास्क है, इनके जहन में भी डर है क्योंकि ड्यूटी भी निभानी है और काम भी करना है। 2 लोग इस कुर्सी पर बैठे हैं, इस बिल्डिंग का रख रखाव करते हैं। आप लोग इस बिल्डिंग को देखते होंगे। अच्छा, इस टाइम क्या लोग काम करने आ रहे हैं? अगर लोग आ भी रहे हैं तो कितनी सावधानी आप लोग बरत रहे हैं कंपनी के अंदर? अभी तो कोई आ नहीं, 2-4 लोग आ रहे हैं आदमी। 2-4 लोग आ रहे हैं। अच्छा, क्या लोग घर भी जा रहे हैं क्या आप कंपनी छोड़ के? ऐसा भी कुछ हो रहा है अभी? नहीं, अभी तो यहाँ पर कोई नहीं गया, अभी नहीं हो रहा है। बाकी घर से काम कर रहे हैं। घर से सब वर्क फ्रॉम होम हो गया है। अच्छा, तो सावधानियां बरत रहे हैं कि नहीं? खुद का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, बीमारी है तो ख्याल तो रखना पड़ेगा। डर भी लगता होगा, परिवार है घर पे, बच्चे भी हैं। हाँ हाँ, सही बात। तो कितने दिनों से आप नोएडा में अभी? हम तो नोएडा में बहुत दिन से हैं। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो आप क्या किए थे? कैसे खर्चा पानी चला? नहीं, हम लोग को तो मालिक पैसा देते रहे, हम लोग ड्यूटी पैसा देते हैं। हाँ देते रहे। कोई परेशानी दिक्कत नहीं हुई? नहीं, हमको दिक्कत तो चलिए, ये लोग यहाँ पर काम करते हैं इसलिए इनको दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उनके बारे में सोचना चाहिए जिनके पास 2 वक्त की रोटी। लेकिन सागर, इसमें एक बात कहनी बड़ी जरूरी है कि बड़े खुशनसीब हैं ये कि अगर इनके मालिक ने उस लॉकडाउन के समय पर इनका ख्याल रखा, बराबर इनको इनकी सैलरी देते रहे। वरना ऐसी भी तमाम तस्वीरें पिछले साल देखी गई थी कि जब मालिकों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे और कह दिया था कि मेरे पास भी पैसा नहीं बचा है, वही लोग थे जो सड़कों पर नजर आए थे। अगर इनका ख्याल इनके मालिक ने रखा है तो इससे बेहतर चीज और कुछ नहीं हो सकती है कि बुरे वक्त में इनके वो साथ खड़े रहे, जब ये हर वक्त अपने मालिक के साथ खड़े रहते हैं। अच्छा, एक शख्स है, जब भी हमारा ये कैमरा ऑन होता है ना दोस्तों इन सड़कों पर, तो ये चाय यहाँ पर बेचते हैं और लोगों को चाय बड़ा अच्छा है पिलाते हैं और इनके चेहरे पर मास्क हमेशा रहता है और ये आ जाते हैं अपनी बातों को कहने के लिए और आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। आपके जहन में पक्का कुछ हो रहा होगा, मुझे सवाल नहीं पूछना पड़ेगा, क्या आप कहना चाहते हैं कोरोना को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर? बढ़ती तो बहुत महंगाई है हाँ, और गरीब लोग को बहुत मानो काम धंधा नहीं छूट रहे हैं, लोग ऑफिस भी बंद हो रहे हैं, लोग गरीब लोग कैसे खाएगा, कैसे जिएगा? फिर लॉकडाउन एक दिन बंद, सब लोग पब्लिक भर भाग रहा है गाँव डर से मार से। अच्छा, आप भी तो रेडी पटरी लगाते हैं, क्या लग रहा है कि अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो कैसे खर्चा पानी चलाएंगे अपना? अब 2 दिन से 1 हफ्ता से आप तो काम धंधा है नहीं, खाने का भी खोचा नहीं निकल रहा है। आइए आपकी चाय वाली दुकान तक ही चलते हैं धीरे धीरे। तो चाय वाय जो आप बना रहे हैं इस समय, लोग आ रहे हैं पीने में, कस्टमर आ रहे हैं कि ढीला पड़ गया है? पूरा खाली हो गए, लोग भाग रहे हैं डर से मार्केट से। हाँ, ऐसे हो रहा है, जो पब्लिक पहले से डर हो गया था, हाँ। इसलिए पहले लोग पब्लिक भाग रहा है डर से, कोई पब्लिक है नहीं यहाँ पे। अच्छा, बंगाल के आप रहने वाले हैं सुना है मैंने? हाँ, बंगाल की रहने वाली है। पीएम मोदी इस समय वहीं पर है चुनावी रैलियों में। हाँ, लेकिन मोदी जी इस समय देश का ख्याल नहीं रख रहे हैं, अपने चुनाव पर ध्यान दे रहे हैं, इस पर क्या कहें? गरीब लोग का कोई ध्यान नहीं है, जो लोग कैसे काम छूट रहा है, कौन से खाएगा, कैसे जिएगा के उसका कोई ध्यान नहीं है। जो चुनाव के लिए वो परवाह है और गरीब लोग को नहीं। पश्चिम बंगाल से आप यहाँ क्यों आ गए? वहाँ ममता बनर्जी ने नौकरी की व्यवस्था की है कि नहीं आप लोग के लिए? वहाँ तो सर नौकरी नहीं, मान लो वहाँ पे हमारा नौकरी नहीं कर रहे हैं। मान लो हम पहले से यहाँ पे दिल्ली में परवाह था, आजकल दिल्ली का माहौल बहुत खराब हो गए। जो पहले से हम कमा रहा था 2 पैसे, आजकल वो भी नहीं कमा रहा हो रहा है, खाने पीने के भी बहुत दिक्कत हो रहा है।
कमाई रोजी है नहीं। कमाई नहीं है बिल्कुल। नहीं कमाई, जो पब्लिक था वो सब लोग गाँव निकल गए हैं। अच्छा, अगर लॉकडाउन लग जाएगा इस बार तो कैसे खर्चा पानी के लिए कुछ पैसा ऐसा बचा है कि नहीं इस बार? नहीं पैसा तो है नहीं, जो एक साल तक बैठ के खाया वही पैसा नहीं है। अच्छा, जो फिर दोबारा अभी 2-3 महीना कमाया नहीं, ताकि लॉकडाउन हो रहा था, कैसे जिएंगे? कैसे जी? गरीब लोग तो हम ऐसे मरेंगे। अब हम लोग आज टिकट बनाया, जो टिकट बन रहा था 700 रुपये, वो टिकट मतलब से 2000 2,500 रुपये, कैसे घर जाएंगे बंगाल? चलिए आइए चाय वाय बना कर दिखाइए आज कैसे आप बनाते हैं, क्योंकि अब पता नहीं, अगर हो सकता है लॉकडाउन लगा दे सरकार तो पता नहीं आप चाय आप लोगों को पिला पाएंगे कि नहीं। घर पर भी पैसा भेजना पड़ता होगा आपको? अभी तो हमारा जेब में नहीं है, तो घर में तो जैसे दाल रोटी खा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी नहीं है ना कमाई रोजी। तो घर वाले कैसे खर्चा चला रहे हैं इस समय? घर में जो आटा चावल है वो खा रहा है, थोड़ा बहुत जैसे जी रहा है, पता नहीं। आप ये कौन, आपके भाई हैं क्या? ये ये मेरा भंजा है। भांजे हो, साथ ही में रहते हैं इनके आप? क्या इनकी मदद करते होंगे? चाय पत्ती डालिए, चीनी डालिए आप भी? हाँ सर। चाय वाय बना लेते हैं आप भी? हाँ बना लेते हैं। तो खाना वाना दोनों लोग साथ ही बनाते खाते हैं? हाँ सर। बढ़िया लगता है इनके साथ। तो चलिए, ये इनकी देखिए ठेली है जहाँ पर ये चाय बनाते हैं और यहीं से कस्टमर्स को ये पिलाते हैं। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ इनका यहीं से होता है। लेकिन कल के दिन है संपूर्ण लॉकडाउन, तो शायद ये आपकी दुकान कल के दिन तो नहीं लगा रहे ना भैया? नहीं सर, कल के दिन बाहर बंद चलेगा, पुलिस का डंडा पड़ जाएगा आप पे। हाँ नहीं, पुलिस वाला डंडा देगा। कल भी घर से खाना पड़ेगा। डंडा अलग चीज है, लेकिन खुद का ध्यान भी तो रखेंगे ना? हाँ, खुद का ध्यान भी रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर। ऑफिस से आप काम करके आ रहे होंगे सर अभी? यस सर, यस काम करके आ रहा हूँ। तो कल के दिन तो ऑफिस आपका बंद होगा, संपूर्ण लॉकडाउन कल के दिन। कैसी ऑफिस की तस्वीरें कैसी दिखाई दे रही हैं? कैसे ऑफिस में समय व्यवस्थाएं की जा रही हैं कोरोना काल में? सर है 50% मेरे एम्प्लॉय आ रहे हैं ऑफिस में। हाँ 50% हाँ एम्प्लॉय तो सर सावधानियां बरती जा रही हैं। हम अल्टरनेट डे आते हैं। कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार का रहने वाला बिहार के रहने वाले। Yes, yes. नीतीश कुमार जी के यहाँ के हैं आप? हूँ। यस यस। बिहार में कहाँ से हैं? मैं मोतिहारी के रहने वाला मोतिहारी के हूँ। हैं। यस सर। तो नीतीश कुमार जी तो इस समय बिहार में हालात बहुत खराब है। घर के सदस्य बढ़िया है ना वहाँ पे? जी जी जी, वो तो सब अच्छे बढ़िया हैं। है। हाँ परिवार के साथ यहाँ रहते हैं कि अकेले? मैं अकेले रहता हूँ। चलिए, अकेले रहते हैं। जी जी। तो अगर मान लीजिए लॉकडाउन लग गया, कंपनियां बंद हो जाएं, तो फिर मन में डर आपको लोगों के सताता होगा, कहीं नौकरी ना चली जाए, कैसे खर्चा चलेगा? ये हाँ, सब ये तो होता ही है सर, क्यों नहीं होता होता ही है है सर। सर, ही है सर। तो कुछ जमा पूंजी रखते हैं कि नहीं? क्या रहेगा सर, जो कमाते हो खा लेते हैं। क्या पेट्रोल दिल्ली कमाते हैं, में, दिल्ली खा में लेते क्या, बस यही चीज़ है सर। चलिए, तो ये बड़ी विडंबना है। देखिए, अगर व्यवस्थाएं अगर रहें अगर सरकार की तरफ से, क्योंकि लोगों की नौकरियां जाने का डर रहता है, तमाम उनके सामने परेशानियां। लेकिन कल के दिन यूपी में संपूर्ण लॉकडाउन का आप पालन करिए, घरों से मत आप निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, तमाम जो जरूरी चीजें कोरोना काल में उसका पालन आप करिए। कल सुबह 10 बजे से कवरेज 18 रियलिटी चेक दिखाएगा पूरे नोएडा की एक एक गलियों का सूरत हाल हम आपको बयां करेंगे कि संपूर्ण लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, प्रशासन कितना मुस्तैद है, पुलिस कितनी सतर्क है और हमारी आम जनता कितनी जागरूक है। देखते रहिए कवरेज 18। वीडियो को आप शेयर करिए, कवरेज 18 के फेसबुक पेज को आप फॉलो करिए, लाइक करिए, लेकिन हाँ, नोटिफिकेशन